यस फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी में इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन लॉ फर्स्ट चैप्टर। जो टैक्स लॉ क्या है, इंडिया का सिस्टम क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जीएसटी के बारे में जानेंगे हम लोग। ये है मेरा फर्स्ट क्लास और इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि जीएसटी इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम है उसका बेसिक्स। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन लॉ के बारे में। ओके, तो क्या है, इंडिया में दो टाइप के टैक्स है, एक है डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, एक है इनकम टैक्स आता है एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन आता है। इनकम टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, जीएसटी है एंड कस्टम्स है, जिस जो हम लोग हमारे क्लास में पढ़ेंगे जीएसटी एंड कस्टम। जीएसटी एंड कस्टम तो हम लोग आगे जाके देखेंगे अच्छी तरीके से, लेकिन पहले समझ लेते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ छोटा मोटा चीज। पहली तो बात है कि डायरेक्ट टैक्स में जो इनकम टैक्स है वो कितने हेड है, 5 हेड है। 5 हेड में डिवाइड होता है इनकम टैक्स। एक है सैलरी, सेकंड है पीजीबीपी, थर्ड है आपका कैपिटल गेन एंड फोर्थ है आपका हाउस प्रॉपर्टी एंड फिफ्थ है आपका क्या बोलते हैं उसे, अदर सोर्सेस। यस, अदर सोर्सेस। तो इस 5 हेड से जो भी इनकम आता है, तो जो भी पब्लिक इसे इनकम कर, जो भी एसएससी इनकम करता है, उसके बेसिस में गवर्नमेंट को डायरेक्टली जाके पे करना पड़ता है, जो भी टैक्स वो कैलकुलेट होके आता है। ओके, इसीलिए उसे इनकम टैक्स कहते हैं। एंड क्योंकि वो इनकम अराइजिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जितने भी आप इनकम करोगे उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या है, इंटरनेशनल टैक्सेशन आप लोग पढ़े होंगे कि जो भी हम लोग आर्म लैंड प्राइस कैलकुलेट करते हैं, जो भी इंडिया एंड इंडिया के बाहर में कोई भी कंपनी के साथ जो भी रिलेट एसोसिएटेड इंटरप्राइज होता है, उसके साथ जो भी ट्रांजेक्शन होता है, उसके ऊपर हम लोग आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करते हैं। उस कैलकुलेशन के बाद जो भी टैक्स निकलता है उसे हम लोग इंटरनेशनल टैक्सेशन कहते हैं। वो जो कैलकुलेट होता है उसे हम लोग इंटरनेशनल टैक्सेशन कहते हैं। तो ये दोनों जो कैटेगरी है इसे डायरेक्ट टैक्स में गिना जाता है, काउंट किया जाता है। एंड जीएसटी एंड कस्टम्स को इनडायरेक्ट टैक्स में काउंट किया जाता है। तो अब आते हैं आपका अमेंडमेंट के ऊपर। जो भी अमेंडमेंट है, आपका आपका हर टाइम आपको कंफ्यूज रहते हैं आप लोग कि कौन से अमेंडमेंट आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है। ओके, तो ये समझ लीजिए कि 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर एवरी टाइम, हाँ, 31 दिसंबर तक जो भी नोटिफिकेशन या फिनेंस एक्ट में अमेंडमेंट आया होगा वो नेक्स्ट टर्म में आपका एप्लीकेबल होगा। एंड 38 जून में जो भी 38 जून तक जो भी एग्जाम में आप नोटिफिकेशन, सर्कुलेशन, सर्कुलर और फिनेंस एक्ट में अमेंडमेंट आया होगा, वो उसके बाद वाला जो भी दिसंबर टर्म है उसमें एप्लीकेबल होगा। तो अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हो तो दिसंबर, लास्ट ईयर दिसंबर तक जो भी अमेंडमेंट आया है वो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है। अगर आप दिसंबर 21 में एग्जाम दे रहे हो तो 38 जून 2021 तक जो भी नोटिफिकेशन आया होगा वो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है। ओके, अब बात करते हैं टैक्स के बारे में। टैक्स क्या है, टैक्स जो है ना वो एक लैटिन वर्ड से आता है, टैक्सो। क्या है वर्ड, टैक्सो। इसका मतलब क्या है, कंपल्सरी चार्ज अंडर द एक्ट। इसका मतलब क्या है, कंपल्सरी चार्ज अंडर द एक्ट। जो एक्ट के बेसिस में हम लोग कंपल्सरी चार्ज करेंगे, कलेक्ट करते हैं टैक्स। ओके, तो गवर्नमेंट क्यों टैक्स कलेक्ट करता है, बात आता है ऐसा। गवर्नमेंट क्यों टैक्स कलेक्ट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पब्लिक को सर्विस देना है ना। कैसा कैसा सर्विस देता है, हेल्थ रिलेटेड सर्विस हो गया, डिफेंस रिलेटेड सर्विस हो गया, सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए सर्विस हो गया। जो भी अंडर डेवलप स्टेट है या जो भी अंडर डेवलप प्लेस है, उसे डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे का जरूरत होता है। अपने इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को तो पैसे की जरूरत होता है तो इसके लिए जो भी सरकारी दफ्तर है उसे चलाने के लिए गवर्नमेंट को पैसा का जरूरत होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है, देश को ओवरऑल देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट को पैसे लगता है। तो इसे क्या करता है गवर्नमेंट, टैक्स के फॉर्म में पब्लिक से कलेक्ट करता है। ओके, पब्लिक से कलेक्ट करता है और उससे फिर क्या करता है गवर्नमेंट पब्लिक को रिटर्न करता है इस फॉर्म में। ओके, अब बात आता है ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने तो ऑब्जेक्टिव बोल दिया, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेजिंग द रेवेन्यू। ऑब्वियसली टैक्स क्या है, पैसा कलेक्ट करने के लिए चार्ज किया जाता है। इंकरेजिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब बात आता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंकरेज कैसे करता है गवर्नमेंट, टैक्स चार्ज करते। नॉर्मली अगर आप टैक्स पे करोगे ना आपके दिल में लगेगा, क्योंकि आपको बहुत टैक्स पे करना पड़ता है। तो आप इससे इंकरेज कैसे होते हो ये समझो।
हमारे देश में जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका जो प्राइस एंड बाहर से देश से जो भी आता है उसका प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि आप समझ लो चाइना, चाइना क्या करता है, सपोज हम ये पेन बनाते हैं, बनाने का कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है 10 रुपीज, लेकिन चाइना क्या करता है, वही सेम पेन हमारे इंडिया में बेचता है 10 रुपीज में। ओके, तो अभी जो लोकल इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वो तो नहीं ग्रो कर पाएगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा दाम में अपना प्रोडक्ट बेचोगे तो कस्टमर खरीदेगा नहीं। तो इसलिए क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या करता है, जो भी ऐसे इंपोर्ट करता है, जो भी इंडिया का जो भी व्यक्ति इंपोर्ट करता है बाहर से, उसके ऊपर हायर टैक्स चार्ज करता है, बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज करता है। इसके ऊपर इससे क्या बेनिफिट होता है डोमेस्टिक में, कि उसका जो पेन का प्राइस था 10 रुपया, जो भी लोकल मार्केट में बेचता था, वो इसके ऊपर इतना टैक्स चार्ज करेगा कि लोकल मार्केट में इसका प्राइस आ जाएगा 14 to 15 रुपीज, जो भी है कॉम्पिटिटिव प्राइस आ जाता है। तो क्या होता है, लोकल मार्केट में एक कंपटीशन रहता है और एक प्राइस में स्टेबिलिटी रहता है। ओके, तो इस तरह क्या करता है गवर्नमेंट, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करता है, ओके सेव, ओके इंकरेज करता है। नेक्स्ट है क्या है, प्रोमोटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मैंने बोला था डेवलपमेंट द बैकवर्ड रीजन, जो भी बैकवर्ड रीजन उसे, ओके इंश्योरिंग द प्राइस स्टेबिलिटी, इसके लिए एंड सो ऑन। अब बहुत सारा रीजन है कि मैंने जैसे बोला कि आपको जो भी इंडिया है इसका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, डिफेंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जो भी रोड रेल जो भी बनता है उसके सभी सेंट्रल एंड स्टेट मिलजुल के ही बनाता है। तो उसके लिए बहुत सारे रेवेन्यू की दरकार पड़ता है, उसके लिए हम लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है हम लोग से। ओके, अब बात आता है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। टैक्स के टाइप कहते हैं, क्या है, मैंने जो बोला था डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो उसका डिफरेंस समझते हैं, क्या है डिफरेंस इन दोनों में। पहले तो है डायरेक्ट टैक्स। ओके, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, लेवी एंड बर्डन, माने जिसके ऊपर लेवी एंड इम्पैक्ट, सपोज इंसिडेंट ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स, दोनों सेम परसेंट, जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है उसे जाके गवर्नमेंट को जाके पे करना पड़ता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन होता है वो कस्टमर के हेड में होता है, लेकिन जो टैक्स पे करता है वो टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन करता है। तो लेवी ऑफ टैक्स और इंसिडेंट ऑफ द टैक्स एंड बर्डन ऑफ द टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स आर डिफरेंट परसेंट। ओके, समझ में आया, बेसिक्स है कि जो भी डायरेक्ट टैक्स में जो भी जिसके ऊपर जो भी इनकम करता है, वो उसी को ही गवर्नमेंट को जाके पे करना पड़ता है टैक्स, कोई और पे नहीं करता है। ओके, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में सपोज जो कस्टमर होता है, एंड कस्टमर होता है ना, अल्टीमेटली उसे सब टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन वो गवर्नमेंट को जाके नहीं पे करता। वो जो भी माल खरीदता है उसके अंदर ही सब टैक्स इंक्लूड होता है, वो पे कर देता है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसे जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है जीएसटी में। आप समझते हैं। अब आते हैं थोड़ा इधर, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये इंटरनेशनल टैक्सेशन होगा। ओके, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, तो एग्जाम्पल क्या है, एक है इनकम टैक्स, सेकंड है इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है डायरेक्ट टैक्स में आएगा। जीएसटी है एंड कस्टम्स है जो है इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा। अब नेचर क्या है इन दोनों का, नेचर को समझते हैं। नेचर है, एक है प्रोग्रेसिव नेचर, सेकंड है रिग्रेसिव नेचर। प्रोग्रेसिव नेचर वाला क्या होता है, जो जितने ज्यादा इनकम करेगा उसे उतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, जो डायरेक्ट टैक्स में है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, रिग्रेसिव है, मतलब जो जितना ज्यादा टैक्स इनकम करेगा उसके ऊपर नहीं, सबको एक समान टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें इनइक्वालिटी मतलब इक्वालिटी है, मतलब गुड्स और सर्विस आप परचेज कर रहे हो उसके ऊपर जितने भी टैक्स है उसे आपको गवर्नमेंट को पे करना है। ओके, फिक्स नेचर का है, फिक्स नेचर, दोज आर नॉट लिंक विद द पेइंग कैपेसिटी। ये पेइंग कैपेसिटी के ऊपर लिंक नहीं है, लेकिन इधर क्या है, ये पेइंग कैपेसिटी के ऊपर लिंक है। ओके, पेइंग कैपेसिटी को लिंक होता है कि जितना ज्यादा आप अगर 10 लाख रुपए इनकम करते हो तो उस हिसाब से आपको जो टैक्स पे करना है, सपोज आप 3 लाख रुपए इनकम करते हो तो उस हिसाब से आपको ज्यादा टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा या नहीं पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये है, यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट एग्जाम्पशन देता है, 2.5 लाख एग्जाम्पशन है, अगर इतना तक इनकम करते हो तो नहीं लगेगा, उसके बाद भी अगर आप इनकम करते हो उसके ऊपर रिबेट मिलता है। ओके, अप्रोक्स में आप 5 लाख तक इनकम करोगे भी तो आपको ज्यादा से ज्यादा कितना, बहुत ज्यादा टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप 10 रुपए का भी चीज खरीदते हो उसके ऊपर टैक्स आपको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, उसके ऊपर जितना भी टैक्स होगा। ओके, तो ये है रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव का डिफिनेशन, डिफरेंट। ओके, जब नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर। अब क्या होता है कि जो भी इनकम टैक्स है वहाँ पे प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर का
कॉन्सेप्ट है कि प्रीवियस ईयर इनकम को एसेस करता है असेसमेंट ईयर को। ओके, लेकिन यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो उसके ऊपर जो भी रजिस्टर परचेज है उसको आपको नेक्स्ट मंथ के भीतर टैक्स को पे करना पड़ता है। ओके, अगर आप क्वार्टरली बेसिस में टैक्स पे करते हो तो आपको 3 मंथ का बाद आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेमेंट और पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इनकम टैक्स होता है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है डायरेक्टली। लेकिन याद रखना जो भी स्टेट गवर्नमेंट है सॉरी जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है वो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों में बंटवारा होता है। ओके, लेकिन आपको याद रखना ये भी जरूरी है जो जो भी इनकम है ना, इनकम जो भी इनकम है वो इनकम टैक्स से जो भी इनकम मिलता है ना वो सेंट्रल के पास तो जाता है, लेकिन वहां से भी एक अमाउंट एक परसेंटेज स्टेट के पास आता है। ओके, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट। अभी डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट है कि एक है सीबीडीटी। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स का बोर्ड है। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या बोर्ड का नाम क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स एंड टैक्सेबल इवेंट। इनकम टैक्स में क्या होता है? अगर टैक्स अराइज हुआ तो आपको टैक्स पे करना है, टैक्स अराइज नहीं हुआ तो आपको टैक्स पे नहीं करना है। ओके, एंड जीएसटी में क्या होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के ऊपर टैक्स पे किया जाता है। एंड कस्टम में क्या होता है? अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो गुड्स में तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करना होता है। ओके, नोट। ये जो नोट है ना, ये नोट मैंने पढ़ा दिया है आपको। सेम चीज है कि इनकम इनकम टैक्स पे होता है, जब राइज होता है तभी देना पड़ता है। गुड्स का ऊपर जो जीएसटी है वो गुड्स एंड सर्विस में होता है या बोथ पे, जब भी वो सप्लाई होता है तब। एंड कस्टम्स क्या होता है? गुड्स पे होता है जब भी वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ लॉ। लॉ कैसे बनता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको जानना जरूरी है, आप जान लो। आप नाम सुने होंगे एक्ट के बारे में, रूल्स के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, केस लॉ के बारे में। इसको हम लोग थोड़ा सा टच करेंगे। ओके, इस वीडियो में थोड़ा सा टच करेंगे। अब बात करते हैं जो भी लॉ बनता है ना वो कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में पहले क्या होता है? बिल बनता है। बिल मतलब ड्राफ्टिंग मिलता है, जो भी लॉ बनता है उसके रिगार्डिंग ड्राफ्ट बनाया जाता है। उस ड्राफ्ट या बिल को पहले तो अगर मॉनिटरी बिल हुआ, मॉनिटरी बिल मतलब जो भी टैक्स रिलेटेड बिल होता है, पैसे रिलेटेड मॉनिटरी बिल होता है। ओके, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, तो उससे पहले किया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा, लोकसभा। ओके, उसके बाद आएगा राज्यसभा। उसके बाद दोनों में अगर पास हो गया वो लॉ, वो एक्ट अगर पास हो गया तो उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या करेगा? उसमें साइन करेगा, मतलब एसेंट देगा, हाँ चलो भाई लॉ बनाओ। उसके बाद वो लॉ बनके वो एक्ट बन के इंडिया में लागू होगा। ओके, तो ऐसे भी हो सकता है लॉ बन गया लेकिन उसका जो इफेक्टिव डेट कब से होगा ये भी वहां पे मेंशन होगा। ओके, लॉ में। तो इसके लिए कितना दिन मिलता है? रिकमेंडेशन जो भी टाइम है वो 75 डेज होता है। 75 डेज में आपको ये पूरा जो सर्कल है वो फुलफिल करना पड़ेगा, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट। ओके, नेक्स्ट और एक होता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल कौन सा है? जो मनी बिल नहीं होगा वो ऑर्डिनरी बिल हो गया। इसे आप लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में पहले आपको पेश करना है। उसके लिए कोई भी ये ऐसे नहीं फर्स्ट लोकसभा देन राज्यसभा, ये जो ऑर्डर है ये मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। आप पहले राज्यसभा फिर लोकसभा में पेश कर सकते हो। ओके, ये देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट आता है रूल्स। अब रूल्स क्या है? जो भी एक्ट बनता है ना उसको सपोर्ट करता है रूल्स। ओके, एक्ट तो बन गया। एक्ट क्या कहता है? क्या करना है क्या नहीं करना है। अब क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये सपोर्ट करता है रूल्स। रूल्स क्या बताता है? रूल सपोर्टिंग द एक्ट। रूल सपोर्टिंग द एक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन विद द सिविलिटी। बट रूल्स कैन नॉट बी ओवरराइड। ओके, रूल्स क्या करता है? ओवरराइड नहीं कर सकता एक्ट को। ओके, अब यहाँ देखिए क्रक्स क्या है कि एक्ट क्या कहता है? व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। जो भी एक्ट बनता है ना वो क्या कहता है? क्या करना है क्या नहीं करना है। रूल्स क्या करता है? हाउ टू डू। जो भी करना है वो कैसे करना है, जो भी नहीं करना है वो कैसे नहीं करना है, ये सिखाता है हमारे में रूल्स। एक्ट क्या है? प्रोविजन है। प्रोविजन ये रूल्स क्या है? प्रोसीड्योर, ऐसे 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 करना पड़ेगा। ओके,
तो इसे हम लोग टच कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, आपको होप सो आपको क्लियर हो रहा है। ओके, मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाने के लिए, ताकि आप क्लियर हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसे नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट नोटिफिकेशन। अब आता है नोटिफिकेशन क्या है। देखो, साल के बीच में कुछ भी एडिंग एंड रिमूव करना हुआ, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन देना हुआ, कुछ भी चेंज करना हुआ, तो क्या करता है गवर्नमेंट, नोटिफिकेशन ला देता है। नोटिफिकेशन के आकार में वो तो उस टाइम पे एक्ट पास करने नहीं जाएगा, साल के बीच में पार्लियामेंट का मीटिंग बुलाएगा, उसके बाद ये सब बहुत ये सब नहीं करेगा। तो इसलिए क्या करता है वो, मीन चेंज द मिडिल ऑफ द ईयर, एडिंग और रिमूव द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कोई भी एक्ट का प्रोविजन रिमूव करना हुआ तो क्या करता है वो, नोटिफिकेशन ला देता है। ये जो नोटिफिकेशन है किसके ऊपर बाइंडिंग होगा, याद रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। नोटिफिकेशन किसके ऊपर बाइंडिंग है, डिपार्टमेंट एंड एसएससी दोनों के ऊपर बाइंडिंग होता है नोटिफिकेशन। लेकिन सर्कुलर, सर्कुलर क्या है, क्लियरिटी, क्लियरिटी देता है। सर्कुलर क्या करता है, क्लियरिटी देता है डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट को या एसएससी को, एओ को क्लियरिटी देता है। तो ये दोनों क्या है, ओवरराइड नहीं कर सकता एक्ट को। सेकेंड है CBDT issued the circular and clarified the doubt regarding the meaning of the various provision। बहुत ऐसे हम लोग बहुत बार देखे हैं कि बहुत कुछ कुछ प्रोविजन है कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग है। तो उसके रिगार्डिंग क्या करता है गवर्नमेंट, एक सर्कुलर लिखा देता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बोलने के लिए, देखो भाई इसका मतलब ये है, आप इस हिसाब से चलो। कंफ्यूजिंग जो भी प्रोविजन होता है तो उस हिसाब से वो सर्कुलर निकाल देता है। तो ये बाइंडिंग किस पे होता है, एओ पे, मतलब डिपार्टमेंट पे। याद रखना ये एसएससी पे बाइंडिंग नहीं है। ओके, नाउ हो गया, ये ओवरराइड नहीं कर सकता एक्ट को, ये ओवरराइड नहीं कर सकता एक्ट को, ये भी याद रखना। तो हम लोग रूल्स पढ़ लिए, हम लोग एक्ट पढ़ लिए, रूल्स पढ़ लिए, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर, ये सभी पढ़ लिया हम लोग ने। ओके, अब आते हैं केस लॉ पे। केस लॉ कहाँ से आता है, कोर्ट से। एक है हाई कोर्ट, सेकेंड है सुप्रीम कोर्ट। जो भी हाई कोर्ट का राय होता है ना, वो उसी रीजन में होता है, रीजन में एप्लीकेबल होता है। जो भी स्टेट होता है, सपोज कोलकाता हाई कोर्ट ने कुछ केस लॉ निकाला, उसे इसके ऊपर जो भी केस निकला वो एप्लीकेबल होगा वेस्ट बंगाल में सपोज। ओके, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी राय निकाला तो एप्लीकेबल होगा इंडिया में। ओके, याद रखना यह है केस लॉ। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट गिव जजमेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस में होता है। Supreme Court is the apex court of the country and decision of the Supreme Court law of the land. Decision of the High Court will be applicable respective state with within the jurisdiction. ओके, क्लियर है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट है उसका जो भी जो भी जजमेंट निकलेगा वो कहाँ तक होगा, पूरा इंडिया में लागू होगा। जो भी हाई कोर्ट होगा वो उसी स्टेट में या उसी जुरिडिक्शन में आपका एप्लीकेबल होगा। ओके, लास्ट है, वीडियो का लास्ट सीन चल रहा है, आप देखते जाओ। नेक्स्ट आता है कि इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, आप देख लो। इनकम टैक्स में क्या कितने एक्ट होते हैं, एक ही एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1960, इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन जीएसटी में 35 एक्ट है। यस, 35 एक्ट है जीएसटी में। कैसे है मैं दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा देर रुक जाइए आप। ओके, बहुत को नहीं पता जीएसटी में कितने एक्ट है, कोई 4-5 कहते हैं, कोई 2 कहते हैं, लेकिन जीएसटी में 35 एक्ट है। एंड कस्टम्स में 2 एक्ट है, तो ओनली 2 एक्ट। एक है कस्टम्स एक्ट 1961, एक है कस्टम्स टैरिफ एक्ट जिसमें रेट दिया जाता है, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। ओके, जो भी प्रोविजन है वो सब में है प्रोविजन। ओके, एक सेकेंड, एप्लीकेबल, जो भी इनकम टैक्स है वो होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। लेकिन जीएसटी, आपको पता है कि जीएसटी कब से इंडिया में चालू हुआ है, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां पे 7 दिन बाद स्टार्ट हुआ है, 8 जुलाई को, क्योंकि उसका जो इफेक्टिव डेट है 8 जुलाई है, 8 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर में लागू है, अभी तो होल ऑफ इंडिया में लागू है। ओके, एंड कस्टम्स है, कस्टम होल ऑफ इंडिया में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में।
एप्लीकेबल है। अभी तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि इसके वजह से, लेकिन अभी तो इंडिया का पार्ट हो गया है। पहले तो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारा उसका तो अलग पार्लियामेंट था, अलग की रूल्स था। कोई भी हमारे इंडिया का पार्लियामेंट में कोई भी लॉ पास होता तो पहले नेक्स्ट जाके वहाँ पे पास होगा, उसके बाद ही वहाँ पे लागू होगा। तो जो भी है मोदी गवर्नमेंट उसको रिमूव कर दिया है, अभी वो नहीं है, अभी वो पूरा पूरी हमारा पार्ट है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है लेवल ऑफ टैक्स। एक ये है सेंट्रल लेवल, ये है सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, ये है सेंट्रल लेवल। कस्टम्स एंड डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल लेवल का है, एंड जो भी स्टेट है जीएसटी है वो स्टेट एंड सेंट्रल दोनों के लेवल है। यहाँ पे नंबर ऑफ टैक्स एक्ट क्या है, ओके आप दिखाता हूँ आपको 35 एक्ट कैसे बना। पहले तो आप ये देख लो, ये है जीएसटी का एक्ट जो 35 एक्ट बना है। एस जीएसटी कितना हो गया, एस जीएसटी है 31, 28 प्लस 3 31। अब 28 स्टेट है, ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लो। एंड 3 स्टेट जिसे हम लोग यूपी को स्टेट मानते हैं जीएसटी में। एक है दिल्ली, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है लेकिन जीएसटी में वो स्टेट है क्योंकि उसका अलग सा जुरिसडिक्शन है। और हो गया पुडुचेरी, एंड नेक्स्ट हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। उसे भी हम लोग उसके वहां पे क्या होता है सीजीएसटी या एसजीएसटी चालू होता है। ओके, तो इसके लिए 3 आ गया इधर, एंड 28 स्टेट पहले से है तो 31 हो गया। नेक्स्ट आ गया आपका सीजीएसटी, सीजी एक, आईजीएसटी हो गया एक, यूनियन टेरिटरी का यूटीजीएसटी हो गया एक, एंड सॉरी आपका इधर आ गया आपका सेल्स, जीएसटी कंपनसेशन सेल्स के लिए एक आ गया। तो टोटल कितना हो गया 35। ओके, तो ये 35 एक्ट है। नॉर्मली क्या है सीजीएसटी और एसजीएसटी एक ही एक्ट है, खाली नाम का चेंज है, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी सेम लॉ है, सेम एक्ट है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ता है। आप सीजीएसटी पढ़ते हो उसमें एसजीएसटी कवर हो जाता है, वहाँ पे ही मेंशन है। अलग से पढ़ना पड़ेगा। आईजीएसटी थोड़ा सा है, और सेल्स छोटा चैप्टर है, और यूटीजीएसटी छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ओके, जो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है फर्स्ट क्लास जो यहाँ पे एंड होता है। तो प्लीज मैंने कोशिश किया आपको समझाने के लिए, बहुत ही डिटेल्स में, बहुत ही बेसिक से मैंने चालू किया, आपको समझ में आ गया। तो आगे जाके और भी जो 2-3 क्लास बहुत बेसिक लेने वाला हूँ मैं, ताकि आपको क्लियरिटी आए, जाके आगे जाके जब भी मैं और भी क्लासेस जो आपको क्लियर हो जाए। इवन मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगा यहाँ पे, मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा यहाँ पे। ओके, मैं इस चैनल में टोटल जीएसटी का जो पैकेज है ना वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने वाला हूँ यहाँ पे, इस चैनल पे। तो आप जीएसटी में इंटरेस्ट हो, आप एक्सटर्नल बनना चाहते हो, आप जीएसटी में इंटर फाइनल जिस भी लेवल पे हो, जिस भी स्ट्रीम में हो, आप मेरे क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हो। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में देना, मैं 100% कोशिश करूंगा उसका आंसर देने के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ जीएसटी में एक अच्छी खासी एक सर्विस देने के लिए थ्रू माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर तो आपको बनता ही है।